हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सभी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हम ख़त्म कर चुके हैं 3 लेक्चर्स में, और इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने बेसिक्स पढ़े थे। अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस के अकॉर्डिंग या फिर प्री में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए कवर करूँ, रादर देन पूरा एक्ट पढ़ाने के। एविडेंस एक्ट में आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एविडेंस एक्ट का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्री में क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं और वो फिर आपको परेशान करेंगे। और दूसरी चीज़, जिस सेक्शन में इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडेड हैं वो इलस्ट्रेशंस आपको सब अच्छे से पढ़नी है, ध्यान से पढ़नी है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चीज़ याद करनी है या रट्टा लगाना है। बहुत सारे लोग है ना लॉ में ये समझते हैं कि लॉ को हमको रट के पढ़ना है। लॉ आप रट के पढ़ना भी चाहेंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत कम प्रोविजन है जो आप रट सकते हैं। इतना सब इसमें है ना डेटा, वो याद करना बहुत मुश्किल है। तो लॉ को पढ़ने का एक सिंपल सा तरीका है रिविज़न। जितनी बार आप रिविज़न करेंगे उतना ही आपका लॉ पक्का होता जाएगा। तो इलस्ट्रेशंस का भी यही है, आपको बार बार सेक्शन के साथ इलस्ट्रेशंस पढ़नी है। और जब ऐसा होगा ना तो जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन पढ़ के आप रिकॉल कर पाएंगे कि इस इलस्ट्रेशन के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है। और जब एक बार आपके नॉलेज में बेसिक इंग्रेडिएंट्स की क्लैरिटी हो जाएगी ना तो आपको सेक्शन याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा रूल है इंडियन एविडेंस एक्ट या इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी पढ़ने का, कि सेक्शंस के साथ साथ जहाँ भी इलस्ट्रेशन गिवन है वो पढ़िए। खासकर एविडेंस एक्ट में तो आपको कोई भी इलस्ट्रेशन स्किप नहीं करना है। इस जो स्पेसिफिक वीडियो में या इस स्पेसिफिक लेक्चर में मैंने कोशिश करी है आपके लिए प्री के लिए भी क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करने की। तो इस लेक्चर के एंड में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रेस्ट टेस्टेड टॉपिक से, जो कि सेक्शन 6 में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की तरफ। बेसिक्स हम सेक्शन 1 to 3 फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके फर्स्ट वीडियो के लिंक में देख सकते हैं। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है बेसिकली सेक्शन 6। लेकिन सेक्शन 6 पढ़ने से पहले जो चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है कि एविडेंस एक्ट में बहुत कॉमनली 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक सा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो रेलेवेंसी है इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉजिक इन कॉमन सेंस पे हम जो डिसाइड करते हैं कि हाँ ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट इस घटना से रेलेवेंसी रख रहा है। लेकिन एडमिसिबिलिटी क्या है? एडमिसिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें लॉ बताता है कि कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा कोर्ट में। ये लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, ये कॉमन सेंस पे बेस्ड नहीं है, ये किसी भी प्रेडिक्शन पे बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स पे बेस्ड है। जहाँ पे लॉ जिस फैक्ट की एडमिसिबिलिटी की को अलाउ करेगा वहाँ पे वो फैक्ट एडमिसिबल होगा, चाहे वो फैक्ट रेलिवेंट हो, है ना, उस परिस्थिति के हिसाब से, उस केस के हिसाब से चाहे वो फैक्ट रेलिवेंट हो। बट अगर लॉ उसको अप्रूव नहीं करता एडमिसिबल होने के लिए तो वो फैक्ट एडमिसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको समझते हो हम एक बेसिक सा क्वेश्चन समझते हैं प्री का। प्री में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको ऑप्शन दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब वो कहेंगे एवरी रेलिवेंट फैक्ट इज एडमिसिबल बट एवरी एडमिसिबल फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट, और वाइस वर्सा, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत बार देखे होंगे। तो हमें हमेशा इस क्वेश्चन के लिए याद करना है कि जो रेलिवेंसी है वो है जीनस। जीनस मतलब वो एक जीनस। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो रेलेवेंसी है वो है हमारा जीनस और एडमिसिबिलिटी इज़ अ स्पीशीज़। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे तो आप इससे समझ जाएंगे कि हर एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट होगा, बट हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हम ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप सबको पता होगा कि जो सेक्शन 122 है ना, कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो क्या है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। अब हो सकता है वो कम्युनिकेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रही है वो रेलेवेंट हो, बट क्या वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में? नहीं, क्योंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 मना करता है एडमिसिबल करने से ऐसी स्टेटमेंट को। तो एविडेंस एक्ट को बेसिकली पढ़ने का हमारा यही पर्पस है कि कोर्ट में कौन से एविडेंसेस मान्य होंगे, है ना, किनको हम एडमिट कर सकते हैं, कौन से हम पेश कर सकते हैं, उसमें से कौन से कोर्ट मानेगा। ये सब चीज़ें जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न करता है।
इसीलिए इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इम्पॉर्टेंस इसलिए है इसकी क्योंकि हर केस, कोई भी केस हो, है ना, सिविल और क्रिमिनल, रूल्स ऑफ एविडेंस तो लगेंगे ही। इसीलिए बोला जाता है कि लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, दैट इज लॉ ऑफ द फोरम। जिस फोरम में आपका केस चल रहा है दैट इज लेक्स फोरी। और एविडेंस लॉ जैसे कि सब जानते हैं हम, प्रोसीजरल लॉ है, दैट इज एडजेक्टिव लॉ। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा एविडेंस देने में, ये भी कौन सा एक्ट गवर्न करता है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न करता है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। बेयर रीडिंग सेक्शन 6 की कहती है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू सो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। मतलब जो फैक्ट्स वैसे इशू में नहीं है, हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में कि फैक्ट्स इन इशू कौन से फैक्ट्स होंगे। फैक्ट्स इन इशू वो फैक्ट्स होंगे जो भी किसी चीज़ की, है ना, एक्सटेंट, नेचर एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं, बताते हैं या फिर डिफाइन करते हैं। वो सब फैक्ट्स कौन से होते हैं, हमारे फैक्ट्स इन इशू होते हैं। अब कोई ऐसा फैक्ट जो कि वैसे फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वो फैक्ट इन इशू जो है उससे ऐसे कनेक्टेड है कि वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बना रहा है, तो वो फैक्ट क्या हो जाएगा, हमारा रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा। चाहे वो सेम टाइम पे हुआ हो, सेम प्लेस पे हुआ हो, या फिर एट अ डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस पे हुआ हो, उससे हमें ज़्यादा सरोकार नहीं है। हमारा जो बेसिक सा पर्पज़ है वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और सेम ट्रांजैक्शन को ही हम बोलते हैं रेस जस्टे। ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ सिंप्लीफाई। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सभी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हम ख़त्म कर चुके हैं 3 लेक्चर्स में, और इंडियन एविडेंस एक्ट में हमने बेसिक्स पढ़े थे। अब जो है मैं कोशिश करूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेंस के अकॉर्डिंग या फिर प्री में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके लिए कवर करूँ, रादर देन पूरा एक्ट पढ़ाने के। एविडेंस एक्ट में आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एविडेंस एक्ट का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्री में क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं और वो फिर आपको तो इससे हम ये समझते हैं कि जो रेलेवेंसी है वो है हमारा जीनस, और एडमिसिबिलिटी इज़ अ स्पीशीज़। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे तो आप इससे समझ जाएंगे कि हर एडमिसिबल फैक्ट रेलेवेंट होगा, बट हर रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हो ये ज़रूरी नहीं है। अब हम ये एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप सबको पता होगा कि जो सेक्शन 122 है ना, कम्युनिकेशन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, वो क्या है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। अब हो सकता है वो कम्युनिकेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हो रही है वो रेलेवेंट हो, बट क्या वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में? नहीं, क्योंकि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 मना करता है एडमिसिबल करने से ऐसी स्टेटमेंट को। तो एविडेंस एक्ट को बेसिकली पढ़ने का हमारा यही पर्पस है कि कोर्ट में कौन से एविडेंसेस मान्य होंगे, है ना, किनको हम एडमिट कर सकते हैं, कौन से हम पेश कर सकते हैं, उसमें से कौन से कोर्ट मानेगा। ये सब चीज़ें जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न करता है। इसीलिए इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इम्पॉर्टेंस इसलिए है इसकी क्योंकि हर केस, कोई भी केस हो, है ना, सिविल और क्रिमिनल, रूल्स ऑफ एविडेंस तो लगेंगे ही। इसीलिए बोला जाता है कि लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी, दैट इज लॉ ऑफ द फोरम। जिस फोरम में आपका केस चल रहा है दैट इज लेक्स फोरी। और एविडेंस लॉ जैसे कि सब जानते हैं हम, प्रोसीजरल लॉ है, दैट इज एडजेक्टिव लॉ। तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा एविडेंस देने में, ये भी कौन सा एक्ट गवर्न करता है, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट गवर्न करता है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। बेयर रीडिंग सेक्शन 6 की कहती है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू सो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। मतलब जो फैक्ट्स वैसे इशू नहीं। तो रेस जस्टे का सिंपल सा मीनिंग है थिंग्स डन। ये भी प्री का क्वेश्चन बनता है बहुत बार, व्हाट इज रेस जस्टे, थिंग्स डन आएगा, है ना, सेम ट्रांजैक्शन आएगा, थिंग्स डन इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आएगा। कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस रहेंगे, बट जो आंसर रहेगा वो रहेगा थिंग्स डन। अब हम चलते हैं रेस जस्टे के जो प्रोविजन है सेक्शन 6 में उसके इलस्ट्रेशंस की ओर। A is accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the bystanders at the beating
so shortly before or after it will form the part of same transaction. और वो क्या होगा? relevant fact होगा. A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrences of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. हाँ, अब रेस्ट जस्टिस के लिए क्या है जरूरी नहीं है A का वहाँ प्रेजेंट होना, बट वो इनडायरेक्टली प्रेजेंट है हर चीज़ में. जहाँ पे भी अटैक हो रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा रहा है वो इनडायरेक्टली प्रेजेंट है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाएगा. A sues B for a libel contained in a letter forming part of the correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which libel arose. अब ये क्या है? जो भी लेटर्स जिसमें कि लिबेल यानी कि डेफमेशन है ना, डेफमेटरी कंटेंट, फॉर्मिंग पार्ट, corresponds in which it is contained are relevant though they do not contain libel itself. अब libel जिस लेटर में किया गया है वो जो भी कम्युनिकेशन है, हो सकता है वो कम्युनिकेशन 10 लेटर्स तक चलती रही हो, तो जिस लेटर सपोज 5th लेटर में एक्चुअली कम्युनिकेट किया गया है लिबेल, तो उस कम्युनिकेशन का पार्ट जो सारे के सारे 10 लेटर्स हैं वो सब पार्ट क्या हो जाएंगे? पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हो जाएंगे एंड दे विल बिकम रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6. द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is relevant fact. अब B को A को कुछ गुड्स डिलीवर करने थे. अब हो सकता है B ने पहले C को दिए हों, C ने D को दिए हों, फिर D ने जाके A को डिलीवर किया हो. तो ये भी जो है ना, वैसे रेलेवेंट नहीं होते. वैसे C और D से कोई रेलेवेंसी का मीनिंग नहीं था क्योंकि B को तो A को चीज़ें डिलीवर करनी थी, लेकिन क्योंकि ये पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बन गए इसलिए ये रेलेवेंट हो गए सेक्शन 6 के अंडर. अब रेस्ट जस्टिस को हम प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. होप आपको इसकी बेसिक जो है बेसिक रेस्ट जस्टिस का वो क्लियर हो गया होगा. अब रेस्ट जस्टिस क्या है? रेस्ट जस्टिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियरसे एविडेंस. अब एविडेंस एक्ट का एक बेसिक सा रूल है कि बेस्ट एविडेंस हमेशा कोर्ट ऑफ लॉ में दी जाएगी. हियरसे एविडेंस बेस्ट एविडेंस रूल का पार्ट नहीं है, लेकिन हियरसे एविडेंस किस एक्सेप्शनल केस में एडमिट की जाती है उसका एक एक्सेप्शन है हमारा रूल ऑफ रेस्ट जस्टिस सेक्शन 6. ठीक है. रेस्ट जस्टिस इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट बिकॉज सर्टेन स्टेटमेंट्स आर मेड नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली एंड विदाउट डेलिबरेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन इवेंट, thus the courts believe that such statements carry a high degree of credibility. अब सेक्शन 6 को एक्सेप्शन क्यों माना गया है? इसका रीज़न है ये, क्योंकि जब कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है, कोई सर्कमस्टांसेस बन रहे होते हैं, उस समय जो भी लोग बातें करते हैं या फिर उस समय जो भी एक्शंस लिए जाते हैं है ना, वो इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं और इतने अनइंटेंशनल होते हैं ना कि उनको हम उस पर्टिकुलर एक्ट या उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस से अलग करके नहीं देख सकते. तो ऐसे केसेस में उन एक्शंस का या उन बातों का, उन वर्ड्स का ना जेन्युइन होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि वो जेन्युइन होते हैं, है ना. उस समय जब कोई चीज़ हो रही होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो रहा होता है या कोई ऐसा इवेंट हो रहा होता है जो एकदम से आप शॉक हो जाते हैं जिसको सुन के, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जो कि एक एक्ट या एक है ना सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, उस समय जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही नेचुरल होते हैं और इसीलिए उनको हम एडमिसिबल करते हैं सेक्शन 6 के अंडर कोर्ट ऑफ लॉ में. रेस्ट जस्टिस ये तो हम पढ़ चुके हैं. इज द थिंग्स डन. ओके, अब हम चलते हैं इसके पीछे के प्रिंसिपल की तरफ. This section admits those facts the admissibility of which comes under the technical expression rest justice in the course of transaction, but the facts must form the part of same transaction. तो ये क्या कहता है? ये बेसिक सा प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जब भी ऐसे फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे वो या तो कोई हमारी एक्ट हो सकती है या फिर कोई वर्ड्स हो सकते हैं, बट क्या हो मैंडेटरी है, दे शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. ये हमारा सेक्शन 6 यही बताता है कि दो अ फैक्ट इज़ नॉट एन इशू डायरेक्टली, बट वो फैक्ट एन इशू बन जाता है. क्यों? क्योंकि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन के साथ इतना इंट्रिंसिकली जुड़ा होता है ना कि उसको हम सेपरेट करके नहीं देख सकते. और ये सब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी जब हम अभी इसके केस लॉज देखेंगे.
अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ बोथ फिजिकल एक्ट्स एज वेल एज वर्ड अकम्पनिंग सच फिजिकल एक्ट्स। सिर्फ एक एक्ट नहीं हो सकती। अब कोई इंसान कुछ बोलते हुए सपोज ए बी को मारे जा रहा है सड़क पे, 10 लोग देख रहे हैं उसको, और मारते हुए उसको बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, मैं आज जिंदा नहीं जाने दूंगा घर। तो ये क्या है, सिर्फ उसकी बीटिंग नहीं पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन होगी, उसके जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी एविडेंस जो कि इलीगल मीन से ली गई है, किसी को डरा के धमका के, है ना, चोरी छुपे फ्रॉड से कोई एविडेंस निकाली गई है। फ्रॉड इन द सेंस, अब सपोज जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कई बार इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए अपने एजेंट्स भेजती है जो कि अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करते हैं, दूसरी आइडेंटिटी से इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या ऐसी जो ली हुई एविडेंस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होगी? तो इसका आंसर है यस। कोर्ट ऑफ लॉ में वो हर एडमिसिबल एविडेंस होगी जो कि लॉ अलाउ करता है एडमिट करने के लिए। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एविडेंस वो लीगली ऑब्टेन की गई है कि इलीगली ऑब्टेन की गई है। ऑल दैट मैटर्स इज दैट एविडेंस शुड बी एडमिसिबल अकॉर्डिंग टू द रूल्स लेड डाउन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये जो हमारा फर्स्ट केस है भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जो इवेंट हो रहा है, मतलब जो ट्रांजैक्शंस को हम रजिस्ट्री के अंडर मान रहे हैं, उनका क्या है, उनका कंटेम्प्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। किसके साथ? कंटेम्प्रेनियस होना ज़रूरी है। किसके साथ? जो फैक्ट इन इशू है उसके साथ। द अटरेंसेस मस्ट बी साइमल्टेनियस with the incident and substantial contemporaneous that is made either during immediately before or after the occurrence। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट हो रहा है, जैसे ए ने बी को पीछे से गाड़ी लेके मार दिया इन द सेंस एक्सीडेंट कर दिया, बी के चोट वोट लग गई बहुत। अब बी चिल्ला रहा है ज़ोर ज़ोर से, सी थोड़ा दूर है ना, सपोज ये पुल पे हुआ है, सी पुल के नीचे है, सी को चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो तुरंत सी दौड़ा हुआ गया और देखा उसने कि ए ने बी का एक्सीडेंट कर दिया। अब क्यों सी ने देखा नहीं है ए की गाड़ी को बी को मतलब टक्कर मारते हुए, लेकिन क्योंकि जो सी ने जो चीज़ें सुनी उससे वो क्या हुआ, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बन गए। ऑल्दो सी ने देखा नहीं ए को बी को गाड़ी से टक्कर मारते हुए, लेकिन जो इसकी एविडेंस है सी की कि बी को मैंने रोते हुए सुना, फिर मैं भाग के गया तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसी सिचुएशन बनी थी, ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो जाएगा क्योंकि इट इज़ कंटेम्परेनियसली रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बेसिकली कि थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऑल्दो जो सी ने सुना वो डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं था, वो डायरेक्टली फैक्ट इन इशू नहीं है, बट क्योंकि वो जो फैक्ट इन इशू है ए और बी का एक्सीडेंट उससे इतना इंट्रिंसिकली रिलेटेड है कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, सेक्शन 6 के अंडर सी का जो ये सुनना है कि ऐसे मैंने सुना तो ए ने ही बी को, है ना, टक्कर मारी है, ये रेलिवेंट हो जाएगा। अब ये जो हमारा प्रिंसिपल है कि जो सेक्शन 6 है हमारा, ये है एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियर से एविडेंस। इसका हमने बेसिक तो पढ़ लिया क्योंकि ये चीज़ें कंटेम्परेनियस इतनी होती है, नेचुरली इतना, है ना, इसमें एक्शन होते हैं कि वो एक बेसिक सी बात है कि उसमें ना इंसान के जो मन से इंटेंशनल चीज़ें करने की चीज़ है या फिर उसको ना फॉर्ज एक्शन। हमारा जो केस है वो है रेजिना वर्सेस बेडिंगफील्ड। इसमें क्या है, एक फीमेल होती है जिसका कि थ्रोट कट करता है बेडिंगफील्ड। अब एक हट में या फिर ऐसी जगह पे थी जहाँ पे कि कोई और इंसान उनको नहीं देख सकता था। जब उसका थ्रोट कट हो जाता है फीमेल का और वो बाहर आती है चिल्लाती हुई उस रूम से या उस हट से जहाँ पे भी ये एक्ट हुई, तो अपनी आंट को कहते हैं कि आंट देखिए बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। तो इस केस में जस्टिस कॉकबर्न ने ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो फैक्ट है ना ये एडमिसिबल नहीं है। अब हम इसका कारण ये सोच सकते हैं कि जब कोई एक्ट होता है तो वो इतना कंटेम्परेनियस होना चाहिए फैक्ट इन इशू से कि वो खुद से फैक्ट इन इशू बन जाए, है ना, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन हो जाए और एडमिसिबल हो जाए। लेकिन इस केस में कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि जब ये इवेंट हो रहा था, जब थ्रोट कट हो रहा था, तब उसका कोई विटनेस नहीं था, तब ना वो चिल्लाने की आवाज़ बाहर गई, है ना। हो सकता है जब थ्रोट कट हो रहा और वो तभी चिल्लाती, उसकी आंट सुनती और भाग के आती तो ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होती, बिकॉज it would have been so contemporaneous with the act कि वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन बन जाती। बट इस केस में कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं माना। ऑल्दो ये जजमेंट जो है क्रिटिसाइज हुई है, इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं वो है रेटन वर्सेस द क्वीन। अब इस केस में क्या था,
एक हस्बैंड था जो कि अपनी वाइफ को शॉर्ट करने की धमकी दे रहा था। तो वो क्या करती है, वो टेलीफोन कॉल लगाती है ऑपरेटर को पुलिस से कनेक्ट करने के लिए। अब जो ऑपरेटर है वो इससे पहले कि वो पुलिस से कनेक्ट करता, तो जो वुमेन है ना वो रो रही थी, और रोते रोते उसने बोला, मतलब अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ऐसे ऐसे है ना पुलिस से बात करनी है। लेकिन हुआ क्या, इतने में कॉल डेड हो गया, और 5 मिनट में जो है पुलिस वहाँ पहुँच गई जहाँ पे ये एक्ट हो रहा था। और जब पुलिस पहुँची तो उन्होंने डेड बॉडी देखी विक्टिम की। तो इससे क्या इन्फर हुआ, इससे ये इन्फर हुआ कि जब वो लेडी रोते हुए ऑपरेटर को कॉल मिला रही थी, तब वो जो एक्ट है वो इन दी प्रोसेस था, है ना। उस एक्ट की, कॉल करने के एक्ट की, है ना, और जो स्थिति में उसने कॉल किया वो इतनी कंटेम्परेनियस थी विद द फैक्ट इन इशू, दैट इज डेथ ऑफ द वुमेन, कि उस स्टेटमेंट को या उस एक्ट को कोर्ट ने रेस जेस्टे के अंडर उस टेलीफोन कॉल को एडमिसिबल माना था, क्योंकि वो क्यों थी, कॉन्टेम्परेनियस थी विद द फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका रेस जेस्टे का प्रिंसिपल है, जिसको कि हम 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेस जेस्टे का प्रिंसिपल हमारा सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर दिया गया है। ये क्या कहता है कि जो फैक्ट इन इशू, ऑल्दो फैक्ट इन इशू नहीं है, बट वो फैक्ट इन इशू बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट इन इशू से या मल्टीपल फैक्ट इन इशू से, जो भी उस सिचुएशन की डिमांड है, से इतना कंटेम्परेनियसली रिलेटेड है कि वो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बन जाते हैं। रेस जेस्टे का सिंपल सा मीनिंग क्या है, थिंग्स डन। फिर हमने इलस्ट्रेशंस पढ़े थे। इलस्ट्रेशंस के बाद हमने पढ़ा कि रेस जेस्टे रूल ऑफ जो है हमारा बेस्ट एविडेंस, उसके एक्सेप्शन है, दैट इज हियरसे एविडेंस है और एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका बेसिक सा प्रिंसिपल हमने ये पढ़ा कि क्योंकि जब कंटेम्परेनियस इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास फैब्रिकेशन का टाइम नहीं होता, एक्ट्स को फैब्रिकेट करने का या हमारे ट्रांजैक्शन को फैब्रिकेट करने का टाइम नहीं होता, जिस वजह से कि वो हमारी स्टेटमेंट्स हैं या फिर एक्ट्स हैं एडमिसिबल हो जाती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। इसका सिंपल सा प्रिंसिपल हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो बात है कि रेस जेस्टे एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, और किस केस में एडमिसिबल है, जहाँ पे जो इवेंट्स हैं वो सब कंटेम्परेनियस है, ये कहा गया भैरू सिंह के केस में। उसके बाद हमने पढ़ा सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो हियरसे एविडेंस है वो है एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ एविडेंस एंड इट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब रेस जेस्टे की हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री में फर्स्ट केस जिसमें ये कहा गया कि ऐसे स्टेटमेंट्स या डिक्लेरेशन जो कि कंटेम्परेनियस है विद द फैक्ट इन इशू एडमिसिबल होंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, वो केस था थॉमसन वर्सेस ट्रेवेनियन। उसके बाद हमारा केस आया रेजिना वर्सेस बेडिंगफील्ड एंड देन रेटन वर्सेस क्वीन, जिसमें कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था कि टेलीफोन कॉल जो है हमारा वो है हमारा क्या, एडमिसिबल इन दी बिकॉज एडमिसिबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज इट इज कंटेम्परेनियस विद द फैक्ट इन इशू। तो ये हमारा रेस जेस्टे का टॉपिक है ना, फिनिश होता है। अब हम MCQs की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना रिटेन किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जेस्टे अंडर सेक्शन 6 अलाउज फॉर ओनली ओरल एविडेंस, हियरसे एविडेंस टू बी एडमिटेड if it forms the part of same transaction, only written evidence, any evidence to be admitted without relevance to the transaction। तो अब hearsay evidence में कहीं पे तो ऐसा लिखा नहीं है कि written ही होनी चाहिए या oral ही होनी चाहिए, है ना। मेन पॉइंट क्या है हमारा, it should form the part of same transaction। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to admit a fact under section 6 it must be made before the police, ऐसा है क्या, नहीं। बी ए पार्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। बी इन राइटिंग, ऐसा भी कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे ऑप्शंस जैसे दिए होते हैं ना तो हम कंफ्यूज होते हैं, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, बट हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करवाने का मेरा पर्पस सिंपली ये था कि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि जिससे कि आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। The term transaction in section 6 refers to any commercial dealing, any criminal act, a group of act or events that are so connected so as to be considered one. Statements made before the police. तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा C। अच्छा, according to section 6, facts which are so connected with the facts and issues so as to form part of the same transaction are irrelevant, relevant, admissible only if they are oral, admissible only if they are writing. The principle underlying section 6 of the Indian Evidence Act is known as res judicata, res sub judice, res ipsa locuta, res gestae। res judicata कहाँ पे दिया है,
Section 11 CPC. Res sub judice Section 10 CPC. Res ipsa loquitur, things speak for themselves, और ये है रूल इन टॉट्स, ये है टॉट का रूल। तो ये चैप्टर हमारा रेस्ट हिस्ट्री का ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगी वो होगा सेक्शन 7 एंड 8, और रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के जो प्राइम चैप्टर जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है वो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हमें एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रखनी है हर सेक्शन की, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और यही हमारा बेस बनेंगे बाकी एविडेंस एक्ट पढ़ने का। ठीक है, और आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।